हेलो स्टूडेंट। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग वहाँ से देखे थे कि सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग को तीन चीज़ के बारे में पढ़ना था। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग को तीन चीज़ के बारे में पढ़ना था। पहला तो हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में देखे थे। ब्लड वेसल्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखे, रक्त वाहिनियाँ जिसको हम लोग बोले थे। और दूसरा हम लोग को इसमें पढ़ना था ब्लड के बारे में, ब्लड रक्त क्या है। और तीसरा इसमें हम लोग को पढ़ना था तीसरा जो हम लोग को इसमें पढ़ना है, तीसरा हार्ट के बारे में पढ़ना है। तो इसमें हम लोग पहला तो ब्लड वेसल्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, फिर आगे हम लोग हार्ट के बारे में देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, ब्लड क्या है। तो सबसे पहले ब्लड सब आदमी जानते हैं, ब्लड जो होता है ये रक्त होता है। और रक्त जो होता है ये चलता फिरता तरलीय द्रव्य होता है। तो यहीं से हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड है जिसको हम लोग रक्त बोलते हैं, खून कहते हैं, रुधिर कहते हैं, अलग अलग नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो ये रक्त क्या है, तो रक्त एक वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। सबसे पहले तो ये वाटरी सबस्टांस होगा। क्या होता है वाटरी, मतलब फ्लूडी, वाटरी हो गया, फ्लूडी हो गया, फ्लूडी सबस्टांस हो गया, सबस्टांस। और ये जो होता है मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब होता है क्या कहते हैं, चलता फिरता, मोटाइल कहिए या मोबाइल भी इसको हम लोग कह सकते हैं। मोबाइल सबसे अच्छा रहेगा, मोबाइल। मोबाइल का मतलब यहाँ ये नहीं कि सेलफोन है, मोबाइल का मतलब हो गया जो क्या है, मोबाइल का मतलब होता है चलता फिरता। ये ब्लड है। तो ब्लड क्या है, तो ब्लड एक क्या है फ्लूडी सबस्टांस है, वाटरी है, वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है, मोबाइल है। यहाँ वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू भी लिख सकते हैं हम लोग, वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड फ्लूडी सबस्टांस है, मोबाइल है, चलता फिरता है, वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। तो इसको हम लोग बोलते हैं। और ये हम लोग के पूरे शरीर में वेसल्स के द्वारा फ्लो होता है। तो इसको हम लोग ब्लड कहते हैं। तो ब्लड क्या है समझ में आया। देखिए एक बात और, ब्लड का जो होता है, ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ कहाँ होता है तो यहाँ ब्लड का जो फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं हीमोपोइसिस। ब्लड के फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं, ब्लड फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन। ब्लड के निर्माण को हम लोग बोलते हैं हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस कहते हैं, ब्लड के फॉर्मेशन को हीमोपोइसिस कहते हैं, ब्लड के फॉर्मेशन को हीमोफाइटिस कहते हैं। देखिए जब फ्यूटल कंडीशन होता है, जब फ्यूटस रहता है, फ्यूटस जब रहता है तो फ्यूटस जो होगा, फ्यूटस जो होता है इसका, फ्यूटस के समय ब्लड का जो फॉर्मेशन होगा, ब्लड का जो फॉर्मेशन होगा, ब्लड का फॉर्मेशन जो होता है कहाँ से होगा, लीवर से होता है। ब्लड का फॉर्मेशन जो होता है लीवर से, ये बहुत बड़ी बात है, याद रखिएगा। फ्यूटस कंडीशन में ब्लड का जो फॉर्मेशन होगा कहाँ से, लीवर से होगा। जब जन्म लेगा तो जन्म के बाद आफ्टर बर्थ के बाद जो ब्लड का फॉर्मेशन होगा, ब्लड का फॉर्मेशन होगा किससे, बोन मैरो से होता है, बोन मैरो से। तो देखिए इसको याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो ब्लड का फॉर्मेशन हो को हम लोग बोलेंगे हीमोपोइसिस। ब्लड के निर्माण को हम लोग कहते हैं हीमोपोइसिस कहते हैं। जब फ्यूटस कंडीशन में रहेगा तो फ्यूटस के समय ब्लड का जो फॉर्मेशन होगा वो होगा लीवर में। उसके बाद है आफ्टर बर्थ के बाद जो होगा ब्लड का फॉर्मेशन होगा बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है। तो ये ब्लड के बारे में कुछ था छोटी बातें। तो यहाँ हम लोग देखे कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है। उसके बाद ब्लड का जो पीएच मान होता है लगभग 7.4 होता है। और हेल्दी पर्सन में, जो हेल्दी पर्सन होगा, हेल्दी पर्सन में जो ब्लड जो होगा 3 से 6 लीटर होता है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं ये भी बात कि ब्लड का जो पीएच मान होगा
7.4 pH होगा ब्लड का। और ये जो पाया जाएगा हेल्दी पर्सन में, हेल्दी पर्सन में जो ब्लड होगा 3 से 6 लीटर की होती है। 3 से 6 लीटर 3 से 6 लीटर होता है, 3 से 6 लीटर। तो ब्लड का था ये, ब्लड वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होगा, वाटरी फ्लूइडी सब्सटेंस रहेगा, मोबाइल होगा। उसके बाद ब्लड का जो फॉर्मेशन होगा उसको हीमोपोइसिस कहेंगे। ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है फ्यूटस में, लिवर में होगा। और आफ्टर बर्थ के बाद जो होगा ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो में होगा। उसके बाद ब्लड का जो पीएच मान होगा 7.4 पीएच मान होगा। और हेल्दी पर्सन में जो होगा इसके अमाउंट जो होगा 6 से 3 to 6 लीटर होगा। तो ये था ब्लड का। उसके बाद इसमें हम लोग देखते हैं ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है। तो ब्लड का कंपोजिशन हम लोग देखते हैं 2 तरह के कंपोजिशन होता है इसमें। एक तो पाया जाता है ठोस पदार्थ और एक होता है द्रव पदार्थ। ब्लड कंपोजिशन ऑफ ब्लड का कंपोजिशन जो होगा, ब्लड की बनावट जो होगा 2 तरह से होता है। कंपोजिशन 2 तरह से होता है, एक होता है ठोस पदार्थ और एक होता है द्रव पदार्थ। जो ठोस होता है उसको कहते हैं प्लाज्मा। द्रव्य पदार्थ जो होता है उसको कहते हैं प्लाज्मा, द्रव्य पदार्थ को कहते हैं प्लाज्मा। और जो इसमें ठोस पदार्थ होता है, कणिका होता है, उसको बोलते हैं कॉर्पसल्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। जो द्रव्य पदार्थ होता है इसको प्लाज्मा, और जो ठोस पदार्थ होता है उसको बोलते हैं कॉर्पसल्स, कणिकाएं। तो देखिए यहाँ प्लाज्मा जो होगा इसके बारे में समझते हैं। तो ये भी क्या होगा, तो ठोस पदार्थ, चूँकि ये द्रव्य पदार्थ है तो द्रव्य पदार्थ है तो वाटरी होगा, फ्लूइडी होगा, ये वाटरी होगा, फ्लूइडी होगा। चूँकि क्या है, द्रव्य है तो द्रव्य में यही होगा। और इसका कलर जो होता है हल्का स्लाइटली येलोविश कलर का होता है। इसका कलर जो होगा, कलर जो इसका होगा स्लाइटली येलो होगा, हल्का पीला रंग का होता है। और उसके बाद अल्कलाइन होगा। अल्कलाइन, चूँकि ब्लड है हम लोग देखे थे तो ब्लड था 7.4 था, तो 7.4 था तो 7 से पहले जो एसिडिक होता है उसके आगे अल्कलाइन होता है, और 7 जो होता है क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो चूँकि ये क्या होगा, अल्कलाइन होगा। और इसमें जो होगा ये टोटल ब्लड में जो होगा लगभग 55% रहता है। टोटल ब्लड में इसकी संख्या जो होगा टोटल ब्लड में जो होगा, टोटल ब्लड में 55% होगा। 55% होता है कौन, प्लाज्मा। 55% प्लाज्मा होता है इसमें। टोटल ब्लड में 55% प्लाज्मा होगा, जिसमें इसी 55 का 90 या 92% जो होता है, 90 या 92% जो होगा वाटर होगा। 90 या 92% इसमें क्या होगा, वाटर होगा। और उसके बाद जो 8 to 10% बच जाता है उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। अब बच गया कितना, 8 to 10%। 8 to 10% में हो गया ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। तो प्लाज्मा है, प्लाज्मा वाटरी होगा, फ्लूइडी होगा, कलर इसका स्लाइटली येलो हल्का पीला रंग का होगा, ये अल्कलाइन होगा, क्षारीय होगा। टोटल ब्लड में इसकी प्लाज्मा की जो संख्या होता है, फिर से गलती कर दी, यहाँ 55% होता है। 55% जो होता है प्लाज्मा होता है। और उस 55% में 90 to 92% जो होगा वाटर होगा, और बच गया 8 to 10% में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। और इसमें न्यूट्रिएंट्स भी इसी में होता है वेस्ट मटेरियल जो भी होगा सब इसी में होता है। तो यहाँ तक हम लोग इसमें प्लाज्मा के बारे में देखें। प्लाज्मा से
इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। तो यहाँ तक हम लोग को प्लाज्मा में समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कॉर्पसल्स के बारे में। तो कॉर्पसल्स क्या होता है? तो कॉर्पसल्स तो हम लोग पहले जान कि कॉर्पसल्स क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। कॉर्पसल्स जो होता है ये काम क्या करता है, ये भी जो होगा, चूँकि ये ठोस पदार्थ है, ये तो सॉलिड होता है, सॉलिड होगा। सॉलिड क्यों होता है? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, कणिका पाया जाता है, छोटे छोटे कणिका पाया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ये तो सॉलिड होगा। उसके बाद ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन करने का मतलब हुआ ये एक्सचेंज करता है या कैरी करता है, ये कैरी करता है किसको? गैसेस को। गैसेस को क्या करता है? कैरी करने का काम करता है कॉर्पसल्स। मतलब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को ले जाएगा, लाएगा, तो इसका काम है, कॉर्पसल्स का काम है। उसके बाद आगे हम लोग इसके बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ये 2-3 तरह के होता है। तो ये कॉर्पसल्स सॉलिड होगा, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, कैरी करने का काम करता है। उसके बाद अगर इसमें इसी में लिखे तो ब्लड क्लोटिंग का भी काम करता है, ब्लड क्लोटिंग का भी काम करता है, क्लोटिंग का भी काम करता है, मतलब रक्त को जमाने का काम करता है। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का भी काम करता है, जो पैथोजेन होता है, पैथोजेन को क्या करता है? डिस्ट्रॉयड करने का काम करता है। डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट करने का काम करता है। जो भी बीमारी फैलाने वाले रोगाणु होता है, चाहे वो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, जो भी है, उसको क्या करता है? उसको हम लोग एक साथ बोलते हैं पैथोजेन, इसको डिस्ट्रॉयड करने का काम करता है। तो ये कॉर्पसल्स जो होता है 3 तरह के होता है। कॉर्पसल्स जो होता है 3 तरह का होता है। तो 3 तरह का कोड, एक तो होता है आरबीसी, एक होगा डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स होता है, 3 तरह का होता है। तो ये 3 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्लेटलेट्स ये 3 तरह का, तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं यहाँ से। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा कि प्लाज्मा क्या होता है, कॉर्पसल्स क्या होता है। कॉर्पसल्स का हम लोग हेडिंग लगा के पढ़ते हैं, कॉर्पसल्स क्या होता है। कॉर्पसल्स से हम लोग पढ़ते हैं। कॉर्पसल्स 3 तरह के होता है। कॉर्पसल्स जो होगा 3 तरह के, 3 तरह के कौन कौन हैं? तो सबसे पहले आरबीसी को हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। उसके बाद है डब्ल्यूबीसी, इसको बोलते हैं वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। उसके बाद है प्लेटलेट्स, तो इसका यही प्लेटलेट्स। तो देखिए आरबीसी है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, इसको हम लोग बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। ये हो गया श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। और ये है प्लेटलेट्स। तो ये 3 तरह के कॉर्पसल्स, 3 तरह का, एक हो गया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। देखो इसका एक और नाम है, अलग से इसका नाम हम लोग जानते हैं, जो बायोलॉजिकल टर्म में यूज किया जाता है। तो यहाँ से जो आरबीसी है इसको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो देखिए 3 तरह के हो गए।
एक तो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स है। इसी को आरबीसी को हम लोग यूरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं कॉर्पस्कल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं कॉर्पस्कल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कॉर्पस्कल्स हम लोग देखें 3 तरह के होता है, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया। तो आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा 3 तरह के होता है। अब एक ही साथ हम लोग तीनों के बारे में समझ लेते हैं, आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है और प्लेटलेट्स क्या है। तो चलिए आरबीसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आरबीसी होगा, ये आरबीसी काफ़ी स्मॉल साइज होता है। इसका साइज जो होगा सर्कुलर होता है, सर्कुलर या इसको हम लोग बोले तो बायकनकेव कहते हैं, बायकनकेव होता है। इसका साइज जो होगा बायकनकेव होता है इसका शेप। उसके बाद इसमें देखिए इसका शेप जो होगा इरेगुलर शेप होता है। इसका शेप कैसा होगा, इरेगुलर शेप और अनियमित आकार के होता है। इसका भी जो होगा इरेगुलर होगा, ये भी इरेगुलर है, ये भी ये तो सर्कुलर या बायकनकेव हो गया। उसके बाद ये जो होगा डब्ल्यूबीसी इरेगुलर होगा और प्लेटलेट्स भी इरेगुलर होगा, मतलब अनियमित होगा। इसको बोले तो वृत्ताकार होता है। उसके बाद अनियमित होगा। उसके बाद ये भी क्या होगा, अनियमित होता है। उसके बाद नॉन न्यूक्लिएटेड होगा, ये जो होता है नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होगा। नॉन न्यूक्लिएटेड का मतलब हुआ कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा। ये जो होगा, ये जो होता है ये होता है न्यूक्लिएटेड होता है, न्यूक्लिएटेड होगा। न्यूक्लिएटेड का मतलब ये भी क्या होगा, इसमें मतलब न्यूक्लियस पाया जाएगा। उसके बाद ये जो होता है ये नॉन न्यूक्लिएटेड होगा, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, मतलब इसमें आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाएगा और प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। उसके बाद है ये जो होगा, ये आरबीसी जो होता है कलर होता है पिगमेंटेड होता है, पिगमेंटेड होगा मतलब रंगीन होगा, इसमें कलर पाया जाएगा। इसमें ये नॉन पिगमेंटेड होगा, नॉन पिगमेंटेड होता है, नॉन पिगमेंटेड मतलब इसमें कोई कलर नहीं होगा। इसके बाद ये भी क्या होगा, नॉन पिगमेंटेड होगा, नॉन पिगमेंटेड होता है, इसमें भी कोई कलर नहीं होगा। तो अभी तक हम लोग 3 चीज़ के बारे में, एक तो सर्कुलर बायकनकेव शेप का होगा कौन, आरबीसी, इरेगुलर शेप का होगा डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स भी इरेगुलर शेप का होगा, नॉन न्यूक्लिएटेड होगा आरबीसी, ये न्यूक्लिएटेड होगा, ये भी क्या होगा नॉन न्यूक्लिएटेड होगा प्लेटलेट्स। उसके बाद आरबीसी पिगमेंटेड होगा, मतलब कलर होगा इसमें लाल कलर का होता है। इसके बाद ये नॉन पिगमेंटेड है, उसके बाद ये भी क्या है, नॉन पिगमेंटेड है। तो यहाँ तक हम लोग देखें। उसके बाद आगे हम लोग इसी में बढ़ते हैं कि इसकी संख्या कितनी होती है, हम लोग के शरीर में इसकी संख्या कितनी होती है, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसकी संख्या जो होती है किसकी, आरबीसी की संख्या जो होगी, आरबीसी लगभग जो होता है 5 से 5.5 मिलियन क्यूब होता है। इसकी संख्या जो होगा, इसकी संख्या नंबर ऑफ आरबीसी इन मेल में देखते हैं हम लोग पहले। इन मेल में जो होगा 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूब 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूब की संख्या में होगा। इन फीमेल में जो होती है, फीमेल में 4.5 से 5 मिलियन पर क्यूब होता है, पर क्यूब।
तो इतनी संख्या होती है। मतलब क्यूब का मतलब हो गया कि एक सेंटीमीटर अगर लेंगे तो 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई, इतना में ही, मतलब यहाँ पर देखिए मान लीजिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगा, क्यूब का समान होगा। तो इतना में क्या होगा कि मेल में जो होगा 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूब होगा, इतनी संख्या होगा आरबीसी का, और इसमें फीमेल में 4.5 से 5 मिलियन पर क्यूब होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर डब्ल्यूबीसी में नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी ये जो होता है 5,000 से 12,000 के बीच में होती है, 12,000 पर क्यूब, 5,000 से 12,000 पर क्यूब होती है क्या, डब्ल्यूबीसी। उसके बाद इसकी संख्या जो होगा नंबर ऑफ प्लेटलेट्स की संख्या, इसकी संख्या जो होता है 1.5 to 3 लाख पर क्यूब, इसमें इतनी संख्या होती है। 1.5 से मतलब 1.5 से 3 लाख पर क्यूब होगी नंबर ऑफ प्लेटलेट्स की संख्या। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी की 5,000 से 12,000 पर क्यूब, और नंबर आरबीसी की जो संख्या होगी मेल में 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूब, और फीमेल में 4.5 से 5 मिलियन पर क्यूब। इतनी होती है किसका, आरबीसी का। ये होगा 5,000 से 12,000 डब्ल्यूबीसी का, और 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में होता है किसका, प्लेटलेट्स का। उसके बाद इसका हम लोग कहाँ पर बनता है, तो ये बोन मैरो में बनता है। आरबीसी जो बनता है, आरबीसी कहाँ पर फॉर्मेशन होगा इसका, तो बोन मैरो में। आरबीसी फॉर्मेशन जो होगा, आरबीसी का फॉर्मेशन जो होगा, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी ये बनता है बोन मैरो में। कहाँ, बोन मैरो में बनेगा आरबीसी का फॉर्मेशन। और ये जो होता है ये थाइमस ग्लैंड में बनता है। फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी का जो फॉर्मेशन होगा कहाँ पर, थाइमस ग्लैंड में बनता है। थाइमस ग्लैंड होगा, थाइमस ग्लैंड में बनता है। डब्ल्यूबीसी का जो फॉर्मेशन होता है, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन इसका थाइमस ग्लैंड में फॉर्मेशन होता है। लिम्फ नोड में भी होता है, बोन मैरो में भी होता है, तो अलग अलग जगह होता है। लिम्फ नोड में भी होगा, बोन मैरो में भी होता है, बोन मैरो में भी होता है। और इसका फॉर्मेशन जो होगा बोन मैरो में। फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स इसका फॉर्मेशन कहाँ, बोन मैरो। तो अलग अलग हम लोग देखें कि किसका कहाँ पर फॉर्मेशन होता है। उसके बाद इसके आगे हम लोग लाइफ स्पान की बात करते हैं। लाइफ स्पान जो होगा लगभग इसका लाइफ स्पान किसका, आरबीसी का लाइफ स्पान, मतलब इसका जीवन काल जो होता है, जीवन काल इसका 120 डेज होता है। जीवन काल 120 दिन की होती है। इसका जो लाइफ स्पान होगा, इसका जीवन काल जो होता है लगभग 3 to 7 डेज का होता है। इसका लाइफ स्पान जो होगा 3 से 7 दिन की होती है। और प्लेटलेट्स का जो लाइफ स्पान होगा, प्लेटलेट्स का जो लाइफ स्पान होता है उसका भी 3 से 7 दिन की ही होती है, या 3 से 5 दिन की भी रहती है। तो इसका लिख देते हैं, लाइफ स्पान जो होगा इसका 3 से 5 दिन। तो अलग अलग देखिए आरबीसी कितना 120 दिन तक जीता है, जीवन काल है। उसके बाद जो है डब्ल्यूबीसी का 3 से 7 दिन का जीवन काल है, और प्लेटलेट्स का जो है 3 से 5 दिन की जीवन काल है। अब इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं कि इसका काम क्या है, क्या क्या काम करता है, इसका काम क्या है। तो चलिए इसमें देखिए लाइफ स्पान तो हम लोग समझ लिए। इसका काम जो है आरबीसी का
ट्रांसपोर्ट का काम करता है ब्लड, जो गैस ट्रांसपोर्ट हम लोग बोलते हैं, गैस ट्रांसपोर्ट का काम करता है, गैस ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जैसे O2 एंड CO2 का क्या करता है, एक्सचेंज करना, O2 एंड CO2 एक्सचेंज करना। शरीर के सभी भागों में हम लोग को सभी भागों में ऑक्सीजन लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है। तो गैसों का ट्रांसपोर्ट करता है कौन, RBC। उसके बाद ये जो है ये फैगोसाइट का काम करता है, फैगोसाइट या इनगल्फिंग बोलते हैं, गल्फिंग, इनगल्फिंग मतलब ये जो भी पैथोजेन होगा, पैथोजेन को क्या करता है, नष्ट करने का, डिस्ट्रॉयड करने का काम करता है कौन, WBC। और प्लेटलेट्स जो है, जो हम लोग के बॉडी में लॉस ऑफ ब्लड को प्रिवेंट ऑफ लॉस ऑफ ब्लड, मतलब शरीर से जो लॉस होगा ब्लड का उससे क्या करता है, बचाता है, या ब्लड क्लोटिंग करने का काम करता है। ब्लड क्लोटिंग, रक्त को थक्का जमने का काम क्या करता है, रक्त को थक्का जमा देता है, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड शरीर से बाहर नहीं आता। तो अभी तक जो हम लोग अभी देखे तीनों के बारे में हम लोग समझे, किसके, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, तीनों के बारे में हम लोग समझे किसका कहाँ पर क्या काम है। तो यहाँ तक हम लोग समझे। उसके बाद इसमें RBC का तो कोई टाइप्स नहीं होता है, WBC का दो तरह के होता है, ग्रैनुलोसाइट और एग्रैनुलोसाइट, तो इसके बारे में। और उसके बाद प्लेटलेट्स है, इसका भी कोई टाइप्स नहीं होता। तो यहाँ तक हम लोग समझे, यहाँ तक उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्या है, समझ में आ गया होगा सबको। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे WBC का जो टाइप्स होता है, ये कितना टाइप्स होता है और इसका क्या क्या काम है। तो अभी यहाँ तक जल्दी से कॉपी कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इससे आगे हम लोग समझते हैं, इससे आगे हम लोग समझते हैं WBC का कौन कौन सा टाइप्स है WBC का, वहाँ से हम लोग समझते हैं, WBC से समझते हैं। तो देखिए WBC जो होता है दो तरह के होता है, WBC दो तरह के होता है, एक होता है ग्रैनुलोसाइट्स और एक होता है एग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स का भी तीन पार्ट्स है, न्यूट्रोफिल्स है, एसिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है। उसके बाद फिर है ग्रैनुलोसाइट्स। एक ग्रैनुलोसाइट्स का दो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट है, तो अलग अलग हम लोग इसको समझते हैं। तो WBC है, WBC दो प्रकार के हो गया, दो प्रकार के, एक तो ग्रैनुलोसाइट और दूसरा होता है एग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुल्स जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रैनुल्स से लिखते हैं, ग्रैनुल्स और एग्रैनुल्स। अब ग्रैनुल्स का तीन पार्ट्स, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, तीन तरह के होता है। बेसोफिल्स तीन तरह का है, पहला तो न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, तीन तरह के NEU है। न्यूट्रोफिल्स अलग अलग करके हम लोग यहीं पर पढ़ लेते हैं, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ये तीन तरह के हैं। उसके बाद आगे इधर हम लोग देखेंगे तो ग्रैनुलोसाइट जो होता है दो तरह के होता है, ग्रैनुलोसाइट्स दो तरह के, एक होगा मोनोसाइट्स और एक होता है लिम्फोसाइट्स, तीन तरह के। तो इसमें भी हम लोग पढ़ लेंगे, तो पहले हम लोग न्यूट्रोफिल्स देखते हैं, न्यूट्रोफिल्स क्या होता है। तो न्यूट्रोफिल्स जो होता है इसमें लोब होता है, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस होता है। इसमें पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस होने का मतलब हुआ 3 से 5 लोब होगा इसके न्यूक्लियस में जो लोब होगा
लोब होगा, लोब ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जो लोब होगा 3 से 5 की संख्या में इसमें लोब होगा, 3 से 5 की संख्या में इसमें लोब होगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह से इसमें लोब होगा 3 से 5 की संख्या में। मान लीजिए ये सेल है, तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा इसमें 1 2 3 4 5 इस तरह से इसमें न्यूक्लियस, किसी में 3 भी होगा, किसी में 4 भी होगा। तो इसमें जो लोब की संख्या होगा 3 से 5 की संख्या में इसमें लोब होगा। उसके बाद इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक क्यों बोलते हैं, समझ में आ गया। पॉलीमॉर्फिक इसलिए बोलते हैं कि इसमें न्यूक्लियस का जो लोब होगा इसमें 3 से 5 होता है। उसके बाद इसमें जो होगा 2 लोब होगा। किसमें, इस्नोफिल्स में लोब ऑफ न्यूक्लियस, लोब ऑफ न्यूक्लियस, इसमें जो होगा 2 लोब होगा, इसमें 2 लोब होगा। मतलब इस तरह से इसमें डम्बेल शेप होता है, इस तरह से इसमें लोब होगा, इस तरह से इसमें क्या होगा 2 लोब होगा, इसमें 2 लोब होगा इसमें। तो इसमें लोब ऑफ न्यूक्लियस, इसमें 2 लोब होगा और इसमें लोब की संख्या कितना 3 से 5। और इसमें जो होगा लोब ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जो लोब होगा वो एस शेप में होगा। किस में, एस शेप में होगा। एस शेप कहने का मतलब हुआ कि इस तरह से इसमें लोब होगा, इस तरह से इसमें क्या होगा, इस तरह से इसमें लोब होगा एस शेप में, इस तरह से इसमें क्या होगा लोब होगा, एस शेप में इसमें लोब होगा। तो हम लोग पहचानेंगे कैसे, तो इससे पहचान में समझ में आ जाएगा। न्यूट्रोफिल्स होगा, न्यूट्रोफिल्स में 3 से 5 के बीच में लोब होगा, इस्नोफिल्स में 2 लोब होगा और बेसोफिल्स में एस शेप होगा। तो हम लोग को क्लियर में समझ में आ जाएगा कि कौन न्यूट्रोफिल्स है, कौन इस्नोफिल्स है और कौन बेसोफिल्स है। उसके बाद इसका परसेंटेज काफ़ी पूछा जाता है, इसका परसेंटेज। तो इसका परसेंटेज जो होता है लगभग न्यूट्रोफिल्स का परसेंटेज 60 से 65% होता है। ये टोटल ब्लड में 60 से 65% में पाया जाता है। ये जो होगा इस्नोफिल्स जो होता है, इस्नोफिल्स 2 से 3% में पाया जाएगा, 2 से 3% में ये पाया जाता है, 2 से 3% में। और ये जो होगा 0.5 से 1% में पाया जाएगा टोटल ब्लड ऑफ WBC में। तो WBC में परसेंटेज की संख्या देखिए।